हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आज आपके लिए लेकर आए हैं ट्वेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट वाला ये वीडियो, जिसमें आपको कितना नंबर मिलेगा पता है? ये 35 नंबर बिल्कुल इस वीडियो में आपका पक्का हो जाएगा। कितना नंबर? 35 नंबर। यहाँ पे जो आपको 35 नंबर ये दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें मैं आपको टोटल 6 टॉपिक तैयार करवाऊंगा। कितना? 6 टॉपिक तैयार करवाऊंगा। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आएंगे। जो आपका फरवरी का पेपर है वही सब यहाँ पे प्रश्न है। इसे आप पूरा पढ़िए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है और मैं अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो सारा का सारा करवा दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है। जो बाणभट्ट की आत्मकथा है इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो बाणभट्ट की आत्मकथा है इसके लेखक हैं कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसके लेखक हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल यस के स्टडी पर भेज दूंगा। तो यस के स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। फटाक से क्या करेंगे, जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे है आपका ख वाला। ख वाला देखिए क्या बोल रहा है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। जो शिक्षा का उद्देश्य है इस निबंध के लेखक कौन है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। अगर आपको आंसर मालूम है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षा के उद्देश्य के जो निबंध के लेखक हैं वो है शमपूड़ानंद। कौन है? शमपूड़ानंद। राइट ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। किसके हैं? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। उसके बाद ग वाला यहाँ पे प्रश्न है। ग देखिए क्या बोल रहा है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं। यानी जो कवि वचन सुधा है इस पत्रिका के संपादक कौन है? तो इस पत्रिका के जो संपादक है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं यह है कवि वचन सुधा जो पत्रिका है उसके संपादक हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ए वाला हो जाएगा। ये बहुत ही आईएमपी वाले प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए। मैं सारे इंपॉर्टेंट वाले आपके प्रश्न करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। जो चंद्रगुप्त है इस नाटक के लेखक कौन है? तो इस नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। राइट ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा। तो जो जयशंकर प्रसाद भाई साहब हैं वो किसके हैं? चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी आप तुरंत चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे अंग वाला है रानी केतकी की कहानी। जो रानी केतकी की कहानी है इसके लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन आपको देना है। तो जो रानी केतकी की कहानी है इसके लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां। राइट ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा का क है बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पे 10 बहुविकल्पी मैंने लिया है। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो जो विनय पत्रिका है इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। कौन है भाई साहब? तुलसीदास। तुलसीदास किसके हैं? विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। यानी कि दूसरा का यहाँ पे क वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका कामायनी किस युग की रचना है? जो कामायनी है यह किस युग की रचना मानी जाती है? तो कामायनी जो है या नोट कर लीजिए, यह छायावादी युग की रचना मानी जाती है। किसकी युग की? छायावादी युग की रचना मानी जाती है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ग वाला यहाँ पे प्रश्न है। ग वाला देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे। निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर काल के कवि हैं। छायावाद उत्तर यहाँ पे काल की आपको कवि का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। तो ग का राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शिव मंगल सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन। जो शिव मंगल सिंह सुमन है यह कौन है? यह है छायावाद उत्तर काल के कवि हैं। उसके बाद यहाँ पे घ वाला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। घ वाला बोल रहा है हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? यानी कि जो आपका हिंदी साहित्य है इसमें किस काल को, किस पीरियड को हम लोग श्रृंगार काल से नाम से जानते हैं? आदिकाल है, भक्ति काल है, रीत काल है
या फिर यहाँ पर आप बोलिए आधुनिक काल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे श्रृंगार काल, यानी कि रीति काल को हम लोग श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंगा वाला प्रश्न यहाँ पे, मोहन राकेश रचनाकार हैं। मोहन राकेश रचनाकार हैं किस युग के? मोहन राकेश रचनाकार हैं तो यह है आपके शुक्लोत्तर युग के। डी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसका? डी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपके क्या रहे, बहुविकल्पीय प्रश्न है, इंपॉर्टेंट वाले। अब यहाँ पे हम लोग गद्यांश सॉल्व करते हैं। आपका 10 नंबर का क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। 10 नंबर का आपका बहुविकल्पी आएगा, यानी बहुविकल्पी 10 नंबर का आपका गद्यांश। तो टोटल यहाँ पे मैं 20 नंबर का अभी तक डिस्कशन करवा चुका हूँ। आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। एक चीज और, आप लोगों के लिए रिवोल्यूशन बैच के साथ साथ मैंने जुनून बैच लॉन्च किया है 199 रुपए में। देखिए हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उस पर वीडियोस और पीडीएफ पब्लिश कर दिया जाए। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाक से जाकर ज्वाइन कीजिए हमारे, ठीक है ना, जुनून बैच को। और वहां पे अपना प्यार दीजिए, हमें भी एक बार सेवा करने का क्या दीजिए, मौका दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश है। गद्यांश क्या दिया है, ये आप अगर देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। गद्यांश देखिए क्या दिया है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को, अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी की गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भात के अनगढ़ नगविंध की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है और वे क्या हो जाते हैं, अनमोल हो जाते हैं। अब यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, देखिएगा कैसे कैसे आपके प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न बना है कि अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं। अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं। मैं आपसे अगर इसका आंसर पूछूं तो आप क्या लगाएंगे, क्या आप याद करके जाओगे? नहीं, आपको याद करके नहीं जाना, बल्कि आप इसी ही गद्यांश पद्यांश में आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसी आपको गद्यांश में आंसर मिल जाएगा। अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं, तो जहां पे आपको अमूल्य निधियां दिखाई दे रहा है, अमूल्य निधियां दिखाई दे रहा है, कहाँ भरी है, तो धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी है। यानी कि लिख सकते हैं कि लेखक कहना चाहता है कि जो धरती माता की कोख है उसमें अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। देखिए उसका आंसर यही हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका आंसर यही है। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे है आपका कि अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं, तो लेखक के अनुसार हमारे धरती माता की गर्भ में, यानी कि कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं, जहां पे वसुंधरा है उसी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। अब किसके कारण, क्योंकि हमारे धरती माता की कोख में यानी कि गर्भ में अनेक प्रकार की निधियां भरी हुई हैं, अमूल्य निधियां। इसी कारण यह क्या कहलाती हैं, वसुंधरा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वसुंधरा कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने अंदर क्या की है, धारण की हुई है। उसी कारण हमारी पृथ्वी माँ क्या कहलाती हैं, वसुंधरा कहलाती हैं। क्लियर है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे पृथ्वी के देह को किसने सजाया है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, यहाँ देखिए दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। बस यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको आंसर कहीं से बाहर से नहीं ढूंढना, बल्कि इसी में मिल जाएगा। तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया है,
तो यहाँ लिखेंगे पृथ्वी की देह को पहाड़ों से बहने वाले नदियों और साथ ही साथ नदियों के साथ बहा कर लाने वाली उपजाऊ मिट्टी और धरती पर उगने वाले सुंदर वृक्ष, ये सभी वस्तुएं धरती माता की कोख को या धरती माता को सजाए हुए हैं, बस, या फिर संवारा है, सजाए संवारा है, ठीक है ना। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। अब रेखांकित अंश पर इसका मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ बता दूं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है और वे क्या हो जाते हैं, अनमोल हो जाते हैं। अब इसी को आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। सर कैसे हम बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, हमें ये तो बता दीजिए। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप किस प्रकार से इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ आप लिख सकते हैं कि लेखक कहते हैं कि जब इन पत्थरों को कुशल कारीगर काट कर उनमें विभिन्न प्रकार प्रकार के उभार देकर किसी कृति की रचना करते हैं, उसका प्रत्येक कटाव नए सौंदर्य की परिभाषा गढ़ता है। इस सौंदर्य के कारण वह अनगढ़ पत्थर बहुमूल्य बन जाते हैं। बस ये चीज आपको लिखना है और कुछ भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे है पद्यांश का शीर्षक, क्या है यहाँ पे, पद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम सीधा है कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से, और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरद अग्रवाल। या फिर आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश वासुदेव शरद अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप नामक निबंध से क्या है, उद्धृत है। एक ऑब्जेक्टिव बना था 2023 बोर्ड पेपर में कि जो राष्ट्र का स्वरूप है यह निम्नलिखित में से क्या है, एक कहानी है, काव्य है, निबंध है, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपन्यास है। तो ये प्रश्न बना था ऑब्जेक्टिव में, जाके आप देख लीजिएगा। तो ये क्या है, एक निबंध है। ये चीज भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि कौन निबंध है, कौन कहानी है, ये सब आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। तो क्लियर है ना, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद आपके पेपर में आएगा पद्यांश, क्या आएगा, पद्यांश। देखिए पद्यांश क्या आया है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलग मुख की क्रांति को है बढ़ाती, सवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, साचे ढाला सकल वह दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुरुषो सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कमल कर सी शक्ति की पेटिका है। अब यहाँ देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न बने हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है कि जो राधा है, क्या है यहाँ पे, राधा है, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने के लिए क्या क्या उपाय बताती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, राधा पवन से कहती है कि हे पवन, कृष्ण सांवले रंग के हैं और वे अपनी कमर पर पीला वस्त्र धारण किए रहते हैं, उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट उनके मुख की शोभा में वृद्धि करती है, और ये सभी गुण आपको कृष्ण की ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड वाला, अलग तथा सकल शब्द का अर्थ लिखिए। अलग का जो अर्थ होता है यह निराकार से है, और सकल का अर्थ क्या है आपका, समस्त या कुल से होता है। किससे होता है, कुल या फिर समस्त से होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका है कि कलम करसी में कौन सा अलंकार है, तो कलम, यहाँ पे कलम रहेगा, करसी में उपमा अलंकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, बढ़ा चढ़ा के लिखना है। रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे ये दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलम करसी शक्ति की पेटिका है। यानी कि जो कृष्ण के जो बाल हैं वो लंबे हैं, कंधे बहुत ही चौड़े हैं, जैसे एक विशाल जो हमारे होते हैं, विशाल आप दे सकते हैं। वैसे तो बुक में सांड का प्रयोग किया गया है, लेकिन आप कह सकते हैं कि भगवान थे तो जाहिर सी बात है उनके ये जो कंधे थे बहुत ही विशाल थे। ठीक है। तो इसमें ये चीज आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है लास्ट वाला कि पाठ का शीर्षक और कवि का आपको नाम बताना है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित पवन दूतिका से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पवन शब्द है तो इसलिए आप बता देंगे पवन दूतिका। उसके बाद आपके पेपर में आएगा लोकोक्तियां। क्या आएगा भाई साहब, लोकोक्तियां आएगा पेपर में। मुहावरे, क्या आएगा, मुहावरे और लोकोक्तियां।
तो ये आपके पेपर में आएगा है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब सर ये क्या हो जाएगा? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब दोषी होने पर हेकड़ी दिखाना, अर्थात प्रयोग, ये आपको वाक्य प्रयोग भी करना है। तांगे वाले ने खेत के स्वामी से कहा, यदि तुम मौजूद होते तो मेरा घोड़ा तुम्हारे खेत में कभी भी नहीं जाता। और इस पर खेत का स्वामी बोला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि जो घोड़े वाला तांगे वाला था, उसका घोड़ा खेत में घुसकर क्या खा गया था? किसान का खेत खा लिया था, फसल खा लिया था। जब किसान देखता है और डांटता है तो बोलता है कि आपको अपने खेत की रखवाली करना चाहिए ना, मैं अपने घोड़े को क्यों मतलब मना करूं? ठीक है, तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और दूसरा यहाँ पे है आपका, सावन सूखे न भादो हरे, यानी कि हमेशा एक स्थिति में रहना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? उसे अपने व्यवहार में लाभ हानि की तनिक भी चिंता नहीं है उसका, तो यह हाल है कि सावन सूखे न भादो हरे। उसके बाद यहाँ पे है तिल का ताड़ बनाना। क्या है? तिल का ताड़ बनाना, यानी कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? बहुत से मनुष्य जब तक किसी बात को तिल का ताड़ नहीं बना देते तब तक उनको चैन नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ पे चौथा वाला है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, यानी कि जैसा किया वैसा ही पाओगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब किसी के साथ आप गलत करेंगे, आपके साथ भी गलत होगा। आप चाहे धन के लिए गलत कर रहे हैं या फिर आप किसी अपने दोस्त के साथ गलत कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है ना, आप किसी के साथ गलत मत करो। देखो, आप सफल होंगे। आपको क्या लग रहा है कि सर हम नकल करके पास हो जाएंगे, साल भर नहीं पढ़ाई करेंगे, हम एक रात में पढ़ के पास हो जाएंगे? तो ये कभी भी संभव नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आज ही आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। अब तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी शक्तियां बढ़ती जाती हैं, सीसीटीवी लगा रहता है, बैच बैठी रहती है। आपको क्या लगता है यार? आपके माँ बाप दिन रात जाके कमाई करते हैं और कमाई करके आपका फीस देते हैं, और आप लोग 4 से 5 घंटे पढ़ाई भी नहीं कर पाते। सोचिए। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है, पढ़ना कठिन है या फिर कहीं जाकर 8 घंटे की जॉब करना? 8 घंटे की जॉब करना जाकर बहुत ही कठिन है, क्योंकि वहां पर उसकी गाली भी आपको सुननी रहेगी। अगर आप मकान मालिक का या फिर जिसके यहाँ काम कर रहे हैं उसकी गाली नहीं सुन सकते तो आप काम पर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपको डांट भी मिलती है। आपको क्या लगता है कि आपके पापा जो जाकर दिहाड़ी मजदूरी पर काम करते हैं, क्या उनको ऐसे ही दिन भर का 300 मिल जाता है? उनको डांट भी खाना पड़ता है, यार जल्दी जल्दी काम कर, ऐसे बोलते हैं? बिल्कुल, आइए आपको दिखाते हैं। आज अगर आप मेहनत करेंगे, जम के 8 घंटे, 8 घंटे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कल आप एक सफल इंसान बनेंगे। अगर आज आप 8 घंटे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कल आप 8 घंटे जाकर दिहाड़ी मजदूर करने के लिए या दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। क्या माँ बाप लोग चाहते हैं क्या कि हम हमेशा ऐसे ही खटते खटते जीवन हमारा खत्म हो जाए? वो लोग भी सुकून का सांस लेना चाहते हैं। उनको सुकून आप देंगे। ट्वेल्थ जितना बेहतर से पढ़ लेंगे ना, उतनी ही जल्दी आप सफलता पाएंगे, क्योंकि यह एक नींव होती है। नींव जितनी ही मजबूत रहेगी उतनी ही अच्छे से आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। आज आप लोग अगर पढ़ाई करेंगे, कल आप सफल एक इंसान बनोगे। तो इसलिए आप आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो। पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो जो सपने हैं आपके माँ बाप के वो अधूरे रह जाएंगे। तो आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, ठीक है ना? अपने गांव के या फिर रिश्तेदार का सपना नहीं पूरा करना। आप क्या सोच रहे हैं कि जो हमारा दोस्त आज आपके 24 घंटे साथ पबजी खेल रहा है, रील्स रील्स खेल रहा है, तो क्या आपको लगता है वो हमेशा साथ रहेगा क्या? नहीं यार। अगर आप कल सफल नहीं होते ना, तो वही दोस्त पास होने के बाद आपको छोड़ के भाग जाएगा, और 4 साल बाद आपके साथ कोई नहीं रहेगा। शायद आपके घर वाले भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जब आप सफल रहेंगे तो आपके साथ सारी दुनिया खड़ी रहेगी। हाँ, आपके माँ बाप आपके साथ रहेंगे, बाकी ना आपके साथ आपका बहन रहेगी, ना आपका भाई रहेगा, ना आपके चाचा रहेंगे, ना आपके रिश्तेदार रहेंगे, ना आपका दोस्त रहेगा, कोई आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए आप हमेशा सफल होइए, तभी आपको मतलब जीवन में सफलता मिलेगी। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे है आपका शब्द युग्म। देखिएगा, शब्द युग्म मतलब ये आपको सही अर्थ चुनकर लिखना रहेगा। 2 नंबर का है दीप। दीप और दीप, दीप और दीप में मतलब क्या हो जाएगा? दीप मतलब हाथी होता है,
और द्वीप मतलब क्या होता है आपका, टापू होता है। तो हाथी और क्या हो जाएगा आपका, टापू हो जाएगा। उसके बाद कुल और कुल, एक कुल मतलब क्या होता है, वंश होता है। इस कुल का मतलब क्या होता है, वंश होता है। और इस कुल का मतलब क्या होता है, किनारा होता है। उसके बाद एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। जैसे कि एक शब्द के दो अर्थ, जैसे यहाँ पे आपका उत्तर, तो उत्तर क्या हो जाएगा, जवाब होता है और एक दिशा होती है। कुंजर का क्या होता है, हाथी होता है और क्या होता है, पीपल होता है। मित्र का क्या होता है, सूर्य होता है और दोस्त होता है। उसके बाद यहाँ पे ग वाला प्रश्न है। ग वाला है आपका, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। यहाँ पे नीति को जानने वाला क्या कहलाता है, नीतिज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है, नीतिज्ञ कहलाता है। वंदना करने वो योग्य, वंदना करने वो योग्य क्या कहलाते हैं, वंदनीय कहलाता है। वंदना करने वो योग्य हम लोग क्या बोलते हैं, वंदनीय कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आएंगे आप नीचे, तो आपका यहाँ पे दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पे मैंने 3 वाक्य लिया है, जैसे कि मैं अभी गृह कार्य कर लूंगा, मैं अभी गृह कार्य कर लूंगा। ठीक है ना, मैं अभी, यहाँ पे गृह कार्य है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गृह हो जाएगा। तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। यहाँ पे अनेकों हटा के अनेक कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रश्न है, लास्ट है। लास्ट देखिए क्या लिखा है, लक्ष्मीबाई वीर महिला थी, बल्कि लक्ष्मीबाई क्या थी, वीरांगना थी। क्या थी, वीर महिला नहीं बल्कि वीरांगना थी। कौन, लक्ष्मीबाई जी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन में दोष नहीं होता, यानी किस में दोष नहीं होता। तो ये आपका रहा, क्या रहा, क्लास ट्वेल्थ हिंदी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपके 6 टॉपिक कवर करवाया है। और वो भी कितने नंबर का पता है, ये 35 नंबर का। ये 35 नंबर का आपके बोर्ड में बिल्कुल हो जाएगा और सेम टू सेम इसी प्रकार से आएंगे। इसलिए आप ये 35 नंबर जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। अगर ये 6 टॉपिक आप तैयार करते हैं तो 35 नंबर कहीं से बाहर आने वाला नहीं है। और हाँ, ऐसी वीडियो चाहिए, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, जो मैंने आपसे वादा किया वो बिल्कुल मैं निभाऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।